Hello, it's a lovely good morning from here and hope that each one of you are absolutely fine, cheerful, hale and hearty. That's what we always pray for, that's what we always wish for, and that's also why we are here for too. So I have been receiving, to be very honest with you, lots of requests to start corporate restructuring, that is amalgamation. So you all were very keen and curious to start amalgamation. So today is the day I have decided that we are going to start amalgamation of companies. Of course, it is part of your corporate restructuring, no doubt about that. So we are going to start amalgamation in this particular session and the upcoming sessions too. तो बेटे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैंने जैसा कि कहा, बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में अमालगमेशन का टॉपिक आप स्टार्ट करें, तो हमने कहा ठीक है, बच्चे कह रहे हैं तो अमालगमेशन का टॉपिक जरूर स्टार्ट करेंगे। तो बेटा आज हमने डिसाइड करा है कि अमालगमेशन से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, ऑफ कोर्स ये आपके कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का एक हिस्सा है। अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, अब चैप्टर का नाम तो अमालगमेशन ऑफ कंपनीज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सिग्निफिकेंट चैप्टर है, अहम चैप्टर माना जाता है और स्ट्रॉन्ग चैप्टर भी माना जाता है। हालांकि ये गलत फहमी है कि चैप्टर मुश्किल है। चैप्टर इजी है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लंबा जरूर है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। तो अमालगमेशन ऑफ कंपनीज से बेटे स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज हम कहने के आदी हो गए हैं। दरअसल इसमें तीन चीजें आपको मेन करनी है, एक अमालगमेशन, ऑफ कोर्स एक एब्जॉर्प्शन और एक एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हम अलग से कर चुके हैं। और जब हम ये करेंगे तो इसके साथ साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS14 भी करा जाएगा, ठीक है। अमालगमेशन, तो आइए पहले फटाफट इसके बारे में बातचीत करें। तो पहले मैं चैप्टर को लिख लूं और जरा सेटिंग भी कर लूं। अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, अमालगमेशन जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटे, एक तो अमालगमेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने कहा नाम तो अमालगमेशन है, लेकिन इसमें तीन चीजें हैं, अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ये तीन चीजें हमने इसमें कवर करनी होती है। ये मैंने तीन टॉपिक के नाम लिखे जो हम इसमें कवर करेंगे। अमालगमेशन ऑफ कंपनीज ये आपकी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है। ऑफ कोर्स इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। तो अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल का ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जाहिर है कि हमारे लिए जरूरी है कि पहले हम इन तीनों का मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझें। आप लोग फटाफट अपने रजिस्टर निकाल लें, अपने पेन पेंसिल निकाल लें और बिल्कुल यहाँ जो बच्चे बैठे हुए वो लोग भी तैयार हो जाए। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। और कुछ बच्चे जो लेट आते हैं ये बड़ा तंग करते हैं, फटाफट टाइम से बैठे हुए। हाँ, अब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटे अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, अमालगमेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है ये समझाने के लिए आप यहां पर देखो। पहले हम थोड़ा टर्म्स को देखेंगे। ऑफ कोर्स पहले मैंने अमालगमेशन के बारे में बातचीत करी, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। तो अमालगमेशन का बेसिकली मीनिंग क्या है, ध्यान से समझें। सपोज दो कंपनी है, एक एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी है और एक वाई लिमिटेड नाम की कंपनी है। ये दो कंपनी है, एक एक्स लिमिटेड है, एक वाई लिमिटेड नाम की कंपनी है। एक एक्स लिमिटेड है, एक वाई लिमिटेड है। हम मान करके चल लेते हैं कि ये दोनों कंपनी सेम लाइन ऑफ ट्रेड में है। सेम लाइन ऑफ ट्रेड में है का मतलब क्या है, आप परज्यूम कर लें कि दोनों कंप्यूटर लाइन ऑफ बिजनेस में हैं, या आप परज्यूम कर लें कि दोनों प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में हैं या सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में हैं, लेकिन दोनों एक ही लाइन ऑफ ट्रेड में है, करेक्ट। फिर हम एक एजम्पशन और ले लेते हैं कि ये दोनों कंपनी, जहां तक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का सवाल है, बराबरी की है।
यानी कि दोनों कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल वजूद जो है वो बराबरी का है। मैंने क्या कहा, एक्स और वाई लिमिटेड नाम की दो कंपनी हैं, दोनों बराबर की टक्कर की कंपनी हैं, दोनों की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बराबरी की है और दोनों एक ही लाइन ऑफ ट्रेड में हैं। तो कई बार दो या दो से ज्यादा कंपनी जो अधिकतर सेम लाइन ऑफ ट्रेड में होती हैं और जो ऑलमोस्ट बराबर स्ट्रेंथ की होती हैं, ये डिसाइड करती हैं कि हम आपस में मिलकर के एक ही एंटिटी में तब्दील हो जाएं। जैसे कि इस केस में मान लेते हैं एक्स और वाई ने ये डिसाइड करा कि हम आपस में मिलकर के एक सिंगल एंटिटी में तब्दील हो जाएं। तो ये दोनों मिलकर के एक सिंगल एंटिटी में तब्दील हो गए। ये जो नई कंपनी बन गई, इसका नाम क्या है, एक्स वाई लिमिटेड है। तो दो कंपनी ने आपस में डिसाइड करा कि हम मिलकर के, ये दो कंपनी है मिलकर के ये एक कंपनी में तब्दील हो गए। नई कंपनी का नाम एक्स वाई लिमिटेड है। इसको हम अमालगमेशन कहते हैं। तो अमालगमेशन का सिंपल वर्ड्स में मतलब क्या हो गया, व्हेन टू और मोर देन टू कंपनीज कंबाइन टुगेदर एंड दे मर्ज इनटू अ सिंगल एंटिटी, दैट इज नोन एज अ केस ऑफ अमालगमेशन। लेकिन बेटे यहां ख्याल करने वाली बात यह है कि अमालगमेशन हर टॉम और हैरी में नहीं हो सकता। मैंने कहा हर टॉम और हैरी में नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि हर एरे गैरे में नहीं हो सकता। अमालगमेशन तभी हो सकता है जब दो या दो से ज्यादा कंपनी जो आपस में मर्ज होना चाहती हैं वो बराबर टक्कर की हो, उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बराबरी की हो और वो एक ही लाइन ऑफ ट्रेड में हो, तब अमालगमेशन या मर्जर जिसको हम कहते हैं ये पॉसिबल हो सकता है। पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए। अब दूसरा बड़ा पॉइंट, इस एग्जाम्पल में एक्स और वाई ने डिसाइड करा कि हम आपस में मिलकर के एक सिंगल एंटिटी में तब्दील हो जाएं। लेकिन इस पॉइंट को बहुत से बच्चे ठीक तरीके से नहीं समझते हैं, इसलिए पहले इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से बेटे क्लियर करें, ध्यान से सुने। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको कैसे समझूंगा, ये तो मैंने इसका लिटरल मीनिंग बताया कि एक्स और वाई ने आपस में डिसाइड करा कि हम मिलकर के एक सिंगल एंटिटी बना लें, ये तो लिटरल मीनिंग है। लेकिन अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से हम इसको कैसे समझेंगे? अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से हम इसको ऐसे कहेंगे कि एक्स वाई लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया, एक्स वाई लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को टेक ओवर कर लिया। बात समझ में आई? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको ऐसे कहना है, भले ही ये दोनों कंपनी आपस में मिलकर के एक सिंगल एंटिटी बना रही हैं, आपस में सलाह मशवरा कर करके इन लोगों ने सिंगल एंटिटी बनाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि इस कंपनी ने इसका बिजनेस ले लिया और इस कंपनी ने इसका बिजनेस ले लिया। या हम इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, हम यूं भी कह सकते हैं कि वाई लिमिटेड ने अपना बिजनेस एक्स लिमिटेड को बेच दिया, वाई लिमिटेड ने अपना बिजनेस एक्स वाई को बेच दिया, या एक्स लिमिटेड ने अपना बिजनेस एक्स वाई लिमिटेड को बेच दिया। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। मैंने कहा कंफ्यूजन नहीं करनी है। एक्स और वाई लिमिटेड आपस में सलाह मशवरा कर करके उन्होंने डिसाइड करा कि हम एक एंटिटी बनाएंगे, ये अमालगमेशन है। लेकिन अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से इसको कैसे समझना है? अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से हम बोलेंगे इस कंपनी ने इस कंपनी का और इस कंपनी का बिजनेस टेक ओवर कर लिया, या हम यूं कहेंगे कि इसने और इसने अपना बिजनेस इसको बेच दिया। इज इट क्लियर टू यू? यही वजह है कि हम एक्स लिमिटेड को और वाई लिमिटेड को वेंडर कंपनी कहेंगे। क्या कहेंगे? वेंडर कंपनी। एक्स लिमिटेड को और वाई लिमिटेड को हम वेंडर कंपनीज क्यों कहेंगे? क्योंकि अकाउंट्स में जो बेचने वाला होता है उसको वेंडर कहते हैं। बात समझ में आ गई? वेंडर का मतलब है जो बेच रहा है। अभी मैंने आपसे कहा कि हम ये मान करके चलेंगे कि एक्स ने और वाई ने अपना बिजनेस इनको बेच दिया, इसीलिए हम एक्स लिमिटेड को और वाई लिमिटेड को इस केस में वेंडर कंपनी कहेंगे, और जो ये नई कंपनी बन गई इसको हम बोलेंगे परचेजिंग यूनिट या परचेजिंग कंपनी। समझ में आया? इसको हम बोलेंगे परचेजिंग कंपनी, क्योंकि इस कंपनी ने इसका बिजनेस खरीद लिया या इस कंपनी ने इसका बिजनेस खरीद लिया।
एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड को हम वेंडर कंपनी के अलावा लिक्विडेटिंग कंपनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विडेटिंग कंपनी। हम इनको लिक्विडेटिंग कंपनी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं लिक्विडेटिंग कंपनी? क्यों कहते हैं लिक्विडेटिंग कंपनी? सपोज मेरा बिजनेस है, मैंने अपना बिजनेस आपको बेच दिया, तो अब मेरा बिजनेस तो रहा ही नहीं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा बिजनेस तो खत्म हो गया ना। जब मैंने अपना बिजनेस बेटा आपको बेच दिया, तो इसका मतलब है अब मेरा बिजनेस तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो गया, क्योंकि वो बिजनेस अब आपका हो चुका है। तो किसी कंपनी का जब बिजनेस खत्म हो जाता है तो उस कंपनी को हम बोलते हैं लिक्विडेटिंग कंपनी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, चूंकि इन्होंने अपना बिजनेस इसको बेच दिया है, तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका बिजनेस खत्म हो गया है, इसीलिए हम इनको लिक्विडेटिंग कंपनी भी कहेंगे। पहले तो बात समझ में आई, यानी कि अमालगमेशन का मतलब अब क्लियर हो जाना चाहिए। जब दो या दो से ज्यादा एंटिटीज आपस में मिलकर के एक सिंगल एंटिटी में तब्दील हो जाती हैं, उसको हम अमालगमेशन कहते हैं। नंबर वन, अमालगमेशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब जो कंपनी मर्ज हो रही हैं वो सेम लाइन ऑफ ट्रेड में हो या फिर वो बराबर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की हो, तभी अमालगमेशन हो सकता है। जाहिर है कि अब अमालगमेशन क्यों होता है, कंपनी ऐसा डिसाइड क्यों करती है कि हम अमालगमेट हो जाएं, दो बड़ी बड़ी आपस की कंपनी ऐसा क्यों डिसाइड कर रही है? रीजन ये होता है कि कई बार बड़ी कंपनी को ऐसा लगता है कि अगर हम लोग आपस में मिल जाएंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। इकोनॉमिक्स तो आप लोगों की मुझसे ज्यादा अच्छी है, और इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा भी हुआ है, आपने पढ़ा है ना वो इकोनॉमीज टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन, तो वही चीज यहां पर भी है। तो इनको लगता है कि हमारा प्रोडक्शन जो है बहुत बड़े पैमाने पर होगा, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और इस तरीके से नई कंपनी को फायदा हो जाएगा, यानी कि हम दोनों को फायदा हो जाएगा। इज इट क्लियर? दूसरा, जब दो बड़े बड़े बिजनेस हाउस आपस में मिल जाएंगे तो क्या होगा, मार्केट में उनका एक तरीके से मार्केट में उनका वर्चस्व छा जाएगा, यानी कि मार्केट में उनकी मोनोपोली हो जाएगी। तो कई बार कंपटीशन को खत्म करने के लिए, दबाने के लिए, जिसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं सप्रेस करने के लिए, कंपटीशन को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए और मार्केट में मोनोपोली हासिल करने के लिए भी इस तरीके के हम कह सकते हैं कि ट्रिक्स या पैंतरे आपस में अपनाए जाते हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो आइए थोड़ा सा अमालगमेशन के बारे में लिख लें। तो अमालगमेशन, जैसा कि मैंने बताया, अमालगमेशन simply refers to, so when two or more than two companies, when two or more than two companies, when two or more than two companies when two or more than two companies combine together and merge into a one single unit, then it is known as case of amalgamation. Then it is known as case of amalgamation. तो बेटे इसको हम अमालगमेशन कहेंगे। Then it is known as case of amalgamation. तो पहले तो अमालगमेशन का मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। यहां तक किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है? पक्का नहीं है? पक्का नहीं है ना? ठीक है। अब अमालगमेशन का मतलब तो आपको पता लग गया कि जब दो या दो से ज्यादा कंपनी आपस में मिलकर के एक सिंगल एंटिटी में तब्दील हो जाए, उसको हम अमालगमेशन कहते हैं। अमालगमेशन का मतलब समझने के बाद अब हमने क्या समझना है? मैंने बताया था कि अमालगमेशन तभी पॉसिबल हो सकता है जब एंटिटीज जो आपस में मर्ज हो रही हैं वो सेम लाइन ऑफ ट्रेड में हो और उनका वर्चस्व यानी कि फाइनेंशियल वजूद, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है वो बराबरी की हो। तो
amalgamation generally takes place, amalgamation generally takes place between or among entities which are engaged in same line of trade, engaged in same line of trade and having similar financial strength, तो बेटे पहले तो अमालगमेशन का मतलब क्लियर होना चाहिए, फिर यह भी मालूम होना चाहिए कि अमालगमेशन कौन कौन सी एंटिटीज के दरमियान पॉसिबल हो सकता है। करेक्ट, engaged in same line of trade and having similar financial strength। आइए फिर मैंने बताया था कि अमालगमेशन क्यों होता है। एंटिटीज अमालगमेट to acquire various market mileages या various mileages। बेटे माइलेजेस का मतलब क्या है? माइलेजेस का मतलब है एडवांटेजेस। कंपनीज आपस में अमालगमेट इसलिए होती हैं कि वो कुछ एडवांटेज उठानी चाहती हैं। कौन कौन सी एडवांटेजेस उठानी चाहती हैं? ए सच एज, पहले तो इसमें ये लिखो, सच एज ए लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक तो मैंने बोला एंटिटीज को ये लगता है कि आपस में मिलकर के लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होगा जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बी लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद फिर आगे लिखिए सप्रेशन ऑफ कंपटीशन। जैसा कि मैंने बताया कहीं ना कहीं हमारा मोटिव होता है कि हम कंपटीशन को खत्म कर दें, सप्रेस कर दें। सप्रेस का मतलब है दबाना, सप्रेशन ऑफ कंपटीशन। तो कंपटीशन को बेटे हम खत्म कर देना चाहते हैं, और कंपटीशन को खत्म कर देंगे तो क्या होगा? मार्केट में हमारी मोनोपोली आज छा जाएगी। इज इट और नॉट? तो एक्वायरमेंट ऑफ मोनोपोली एलिमेंट्स, एक्वायरमेंट ऑफ मोनोपोली एलिमेंट, मार्केट में हम मोनोपोली हासिल करना चाहेंगे, मोनोपोली एलिमेंट्स। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू तुम्हें मालूम होना चाहिए अमालगमेशन के बारे में। समझ में आया कि अमालगमेशन का बेसिकली मतलब क्या हुआ? और जो ये मैंने बताया ये तुम्हें भूलना नहीं है। अमालगमेशन में जो कंपनी आपस में मिलकर के नई कंपनी बना रही है उनको तो वेंडर कंपनी या लिक्विडेटिंग कंपनी कहते हैं, और जो नई कंपनी फॉर्म हो रही है उसको हम परचेसिंग कंपनी बोलेंगे। यहां तक ठीक है? इतना देखने के बाद आइए अब हम दूसरी टर्म को जरा समझने की कोशिश करें। दूसरी टर्म है एब्जॉर्प्शन। सेकंड टर्म एब्जॉर्प्शन।
अब जरा दूसरी टर्म का मीनिंग समझें। एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है? एब्जॉर्प्शन का मतलब समझने के लिए चलो मान लेते हैं कि एक बड़ी कंपनी है, करेक्ट? मान लेते हैं कि एक बड़ी कंपनी है बी लिमिटेड, बिग लिमिटेड, चलो इसका नाम बिग ही कर देते हैं। और एक नानू सी कंपनी है, छोटी कंपनी है, स्मॉल लिमिटेड। ये स्मॉल लिमिटेड है, छोटी कंपनी है, ये बड़ी कंपनी है। ये दोनों भी सेम लाइन ऑफ ट्रेड में है, ये दोनों भी सेम लाइन ऑफ ट्रेड में है। अब मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, छोटी कंपनी कितने भी प्रयास कर ले वो बड़ी कंपनी का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि इसके पास ज्यादा फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, इनकी मार्केटेबिलिटी ज्यादा है, समझ में आया कि नहीं? इनका क्लाइंट नेटवर्क ज्यादा है, जबकि ये छोटी कंपनी है, इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी कम है, तो ये इस कंपनी का मुकाबला नहीं कर सकती। कई बार छोटी कंपनी को जब ये लगने लगता है कि हम अपनी राइवल कंपनी जो कि बहुत बड़ी और स्ट्रांग है और हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो कई बार छोटी कंपनी बड़ी कंपनी से रिक्वेस्ट करती है या उनके सामने एक प्रपोजल रखती है कि आप हमें टेक ओवर कर लो, आप हमें टेक ओवर कर लो। और कई बार बड़ी कंपनी ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो छोटी कंपनी ने बड़ी कंपनी से कहा कि आप हमें अपने में संभालो। तो अब क्या हुआ, पहले तो ये दोनों अलग अलग कंपनी थी, अब इस कंपनी ने इसको संभाल लिया, तो उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद क्या हुआ जरा जल्दी से बताएं। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ बड़ी कंपनी रह गई और जो ये छोटी कंपनी थी ये इसके अंदर समा गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो अब ये सिर्फ बड़ी कंपनी रह गई, इसका मतलब ये न्यू कंपनी बन गई। अब न्यू कंपनी तो ये है जिसको हम परचेजिंग कंपनी भी कहते हैं, और ये जो कंपनी है बड़ी लिमिट, इसने इसको टेक ओवर कर लिया, तो ये वेंडर कंपनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इस कंपनी ने इसको टेक ओवर कर लिया तो ये वेंडर कंपनी है या लिक्विडेटिंग कंपनी है, क्योंकि इसने अपना बिजनेस अब इसको दे दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सिंपल वर्ड्स में जब एक एग्जिस्टिंग कंपनी किसी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर कर ले तो उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, एक बड़ी कंपनी ने जो कि एग्जिस्टिंग कंपनी है उस किसी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को जब टेक ओवर कर लिया, अपने में समा लिया, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बोलेंगे राइट एब्जॉर्प्शन। और ये एब्जॉर्प्शन वगैरह प्रैक्टिकल लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इज इट क्लियर टू यू? ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अब देखने में क्या आ रहा है, जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि टाटा मोटर्स ने किसको टेक ओवर करा? पता है तुम्हें? जैगुआर को। जैगुआर जो कि अपने जमाने की बहुत ही फेमस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी यूके की, इस कंपनी को टाटा मोटर्स ने टेक ओवर करा। तो ये एग्जांपल हो गया एब्जॉर्प्शन का। इसी तरह से टाटा स्टील ने टेक ओवर करा कॉरस को। ये अपने आप में एक बड़ी कंपनी है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कॉरस को टेक ओवर करा। इसी तरह टाटा मोटर्स ने लैंड्स रेंजर को क्या बोलते, टेक ओवर करा। तो ये सब प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल है एब्जॉर्प्शन के। और जैसे कि आजकल आप न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ भी रहे होंगे, तुमने पता नहीं पढ़ा है या नहीं, आजकल बच्चे न्यूज़पेपर जरा कम पढ़ते हैं, और वो जो मेन न्यूज़पेपर होता है उसको तो कम पढ़ते हैं, और जो वो साइट में सप्लीमेंट न्यूज़पेपर आता है जिसमें थोड़ा बड़ी बड़ी फोटो आती है उसको जरा ज्यादा पढ़ते हैं। तो खैर, कहने का मतलब यहां पर क्या है
कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि वोडाफोन और आइडिया का मर्जर होने वाला है। मर्जर का मतलब आपस में मिल रहे हैं, वो अमालगमेशन का केस होगा। लेकिन जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है तो वो एब्जॉर्प्शन का केस होगा। इज इट क्लियर टू यू? तो ये एब्जॉर्प्शन के केसेस हैं हमारे पास, ऐसे और भी कई केसेस हैं। तो एब्जॉर्प्शन में क्या है, एक एग्जिस्टिंग कंपनी ने दूसरी कंपनी को टेक ओवर करा, नंबर वन। लेकिन जो कंपनी टेक ओवर कर रही है जनरली उसकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, मजबूत होती है उसके मुकाबले जिसको कि हम टेक ओवर कर रहे हैं। तो एब्जॉर्प्शन में लिखें, एब्जॉर्प्शन when an existing company when an existing company और ब्रैकेट में लिखो whose financial strength is higher. So when an existing company takes over another existing company takes over another existing company whose financial strength is lower then it becomes a case of तो बेटे फिर ये केस किसका बन जाता है? देन इट बिकम्स अ केस ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ये एब्जॉर्प्शन का केस बन जाता है, देन इट बिकम्स अ केस ऑफ एब्जॉर्प्शन। इज दैट क्लियर टू यू? फिर ये एब्जॉर्प्शन का केस बनेगा। अब एब्जॉर्प्शन में क्या है, एब्जॉर्प्शन क्यों होता है? सपोज टाटा मोटर्स ने जब जैगुआर को लिया तो उससे टाटा को क्या फायदा हुआ? अब टाटा पहले क्या थी, अब टाटा को क्या फायदा हो रहा है? अब टाटा को यह फायदा हो गया कि पहले अगर टाटा की क्रेडिटेबिलिटी सिर्फ एशिया तक सीमित थी तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपेंड हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब क्या हो गया कि जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है तो मार्केट में वी मेक ए साउंड स्टेटमेंट रिगार्डिंग आवर फाइनेंशियल क्रेडिटेबिलिटी। मार्केट में हमारी क्रेडिटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और बेटे क्रेडिटेबिलिटी का एग्जैक्ट वर्ड है विश्वसनीयता, ट्रस्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी। तो जब टाटा मोटर्स ने इकट्ठे 2-3 जब टेक ओवर्स करे तो अचानक टाटा हैज बिकम ए वर्ल्ड रिनाउंड एंटिटी। यू गॉट माई पॉइंट? तो ये फायदा होता है एब्जॉर्प्शन का। तो मैं लिख ही दूं, entities resort to absorption। एंटिटीज एब्जॉर्प्शन इसलिए करती हैं, इस सेंटेंस का मतलब है एंटिटीज रिजॉर्ट टू एब्जॉर्प्शन टू, किस लिए करती हैं? टू मेक ए साउंड स्टेटमेंट, टू मेक a sound statement regarding its financial strength and credibility. Its financial strength and credibility.
हम अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का और क्रेडिबिलिटी का एक सबूत पेश करते हैं। जब हम दूसरी कंपनी को टेक ओवर करते हैं तो ये हमारी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन का इजहार करता है। ये लोगों को बताता है कि हम एक मजबूत फाइनेंशियल एंटिटी हैं और आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, हम पे आप रिलाय कर सकते हैं। तो इसलिए कंपनी दूसरी कंपनी को कई मर्तबा टेक ओवर कर लेती है। बात समझ में आ गई? दूसरी चीज, तो तुमने देखा जब हम अमालगमेशन कर रहे थे तब भी कोई वेंडर कंपनी थी, कोई परचेजिंग कंपनी थी। अब की बार भी कोई वेंडर कंपनी है, ये परचेजिंग कंपनी है, जिसको तुम न्यू कंपनी भी कह सकते हो, क्योंकि न्यू कंपनी यही तो है, ये कंपनी इसके अंदर चलेगी, बस डिफरेंस इतना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इन दो कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आओ बेटे अब एक तीसरे कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं। सब तीसरे कॉन्सेप्ट की, यस, अब एक तीसरे कॉन्सेप्ट की भी चर्चा करते हैं। और तीसरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है? तो तीसरे कॉन्सेप्ट की चर्चा मैंने करी और ये चर्चा है आपकी एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की। अब तीसरा कॉन्सेप्ट है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? अब एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं कोई इशारा, कोई एग्जाम्पल लेता हूं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है ना? आइए बेटे, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग समझने के लिए मैंने क्या करा, यहां पर ध्यान दें। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन को समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया। मैं जरा स्क्रीन को देख रहा हूं कि स्क्रीन में मुझे कहां तक इजाजत मिलेगी। स्क्रीन में यहां तक इजाजत मिलेगी। मैं थोड़ा सा जरा स्क्रीन को सेट कर लूं, ठीक है? हां, अब स्क्रीन में काफी जगह है। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में मैं बता रहा था। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का बेटे क्या मतलब है? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब समझने के लिए आप यहां देखें। बहुत पहले क्या हुआ, एक कंपनी हुआ करती थी। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। करेक्ट? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन को एक केस स्टडी के थ्रू हमने समझाने की कोशिश करी। दो फेमस केस स्टडी है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। दो केस स्टडीज है, हालांकि कुछ और भी हो सकती है, लेकिन मैंने कहा दो मेन केस स्टडीज हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। एक तो बेटे स्टडी का जो ताल्लुक है वो है आपका, बड़ी फेमस एक कंपनी है जिसको हम बोलते हैं फॉरेंस। अब पता नहीं आपने सुना है या नहीं सुना, बहुत पहले कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था फॉरेंस। फॉरेंस। और ये कंपनी क्या बनाती थी? ये कंपनी टूथपेस्ट बनाती थी। टूथपेस्ट। अब आप अपने मम्मी डैडी से पूछोगे तो हो सकता है कि उनको शायद मालूम हो। मैंने उनमें भी शायद बोला। करेक्ट? अगर तो वो मेरी एज ग्रुप के होंगे, यानी कि नियर अबाउट 49-50 के, तो हो सकता है कि उनको मालूम हो, नहीं तो तुम्हारी दादी को जरूर मालूम होगा। फॉरेंस एक कंपनी हुआ करती थी, और बल्कि यूं कहें कि 50s में 60s में इसका कंप्लीट मोनोपोली थी इंडिया में। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर की कंपनी थी और इंडिया में इसकी पूरी कंप्लीट मोनोपोली थी, और दांतों के लिए ये बहुत अच्छा पेस्ट माना जाता था। ये चंद कंपनीज में थी उन दिनों इंडिया में जो कि एक्सपोर्ट भी करती थी, और जिनका कि उस जमाने की मैं बात कर रहा हूं, लाखों में टर्नओवर था। उस समय आजकल के लाख और उस समय के लाख और आज करके 100 अरब एक ही बात है। बात समझ में आई? तो ये जो कंपनी थी टूथपेस्ट मैन्युफैक्चर करती थी। लेकिन क्या हुआ, इस कंपनी के जो राइवल्स थे
वो बड़े बेचैन रहते थे, उनको बड़ी बेसब्री रहती थी, इस कंपनी की इतनी मार्केट क्यों है, किस तरीके से इस कंपनी को हम किसी तरीके से नीचे करें। बेटे ये बड़ी ह्यूमन टेंडेंसी है। जब हम ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो हमारे चाहने वालों की तादाद तो ज्यादा होती ही है, लेकिन समस्या यह है कि ना चाहने वालों की तादाद उससे थोड़ी ज्यादा होती है। तो लोग हमारे पीछे रहते हैं कि ये ऊंचाई पे चढ़ रहा है, इसको कैसे नीचे लाए। तो इस कंपनी के जो राइवल्स थे वो हमेशा इस फिराक में, इस इंटेंशन में हमेशा रहते थे कि किस तरीके से इस कंपनी का कोई लूप होल पता लगे, कोई ड्रॉबैक पता लगे, उसको हम लोगों की निगाहों में लाएं जिससे कि इस कंपनी की मार्केट को खराब करा जा सके। अब जब उनसे कुछ नहीं हुआ, कंपनी का कोई लूप होल उन्हें पता नहीं लगा, तो राइवल्स ने एक स्ट्रेटेजी सोची। याद रखें मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं, 40s, 50s, 60 का जमाना, जो कि बेहद कंजर्वेटिव जमाना था, जब लोग रस्मों में, रिवाजों में और क्या कहें, मतलब सिंपल वर्ड्स में हम लोग रूढ़िवादी ज्यादा थे, कंजर्वेटिज्म ज्यादा था, अफवाहों पे हम जल्दी बिलीव कर लेते थे। करेक्ट। तो ये उस टाइम की बात है। तो इस कंपनी के बारे में एक अफवाह उड़ा दी गई कि इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है टूथपेस्ट, उसमें किसी जानवर का मांस मिला हुआ है। अब ये अफवाह इतनी तेज रफ्तार से उस जमाने में फैली। याद रखें मैंने कहा कि हम किस जमाने की बात कर रहे हैं, जब लोग बहुत ही ज्यादा, मैंने कहा, परंपरावादी थे, रूढ़िवादी थे। तो लोग जो थे ऐसी बातों पे जल्दी, मैंने कहा, बिलीव भी कर लेते थे। तो ये बात आग की तरह फैलनी शुरू हो गई। और जब आग की तरह फैलनी शुरू हुई तो क्या हुआ, जो लोग इसको यूज कर रहे थे उसमें से जो मांसाहारी या शाकाहारी, जो मांसाहारी नहीं थे, तो उन लोगों ने क्या करा, उन्होंने फिर इससे धीरे 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 अपना नाता तोड़ना शुरू कर दिया। जाहिर है कि जब एक बड़ी तादाद किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से खफा हो जाए, उससे नाता तोड़ ले, तो जाहिर है कि उस प्रोडक्ट की सेल कम होनी शुरू हो जाएंगी। सेल कम होंगी तो क्या होगा, रेवेन्यू भी कम होना शुरू होगा। रेवेन्यू कम होना शुरू होगा तो क्या होगा, फिर कंपनी धीरे धीरे लॉसेस में जाना शुरू कर देगी। फिर लॉसेस का धीरे धीरे अंबार लगना शुरू हो जाएगा। और कुछ ऐसा ही हुआ इस कंपनी के साथ। बात समझ में आई। ये कंपनी जो लाखों का उस जमाने में बिजनेस कर रही थी, कुछ समय के बाद धीरे धीरे कंपनी के पास लॉसेस जो हैं वो एक्यूमुलेट होने लग गए और जरूरत से ज्यादा होने लग गए। कंपनी की भी समझ में नहीं आया ये सब अचानक पे क्या हो गया है। कंपनी ने बड़ी कोशिशें करी, पर उन दिनों एडवर्टाइजिंग नेटवर्क इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। टीवी तो दूर की बात है, रेडियो भी बहुत कम लोगों के पास हुआ करते थे, वो भी एक मर्फी का, एक बुश का तो, और एक फिलिप्स का, सॉरी, 3 रेडियो बहुत फेमस थे उस टाइम पर। तो जिन लोगों के घर में रेडियो होते थे वो भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो उस समय एड नेटवर्क भी इतना नहीं था, कंपनी लोगों को अपने विश्वास के दायरे में नहीं ले पाई कि ये अफवाह है। तो कंपनी के लॉसेस का अंबार लगने लग गया, जिससे क्या हुआ, कंपनी के डायरेक्टर परेशान हो गए। और फिर अल्टीमेटली उन्होंने क्या डिसाइड करा, कंपनी के डायरेक्टर ने डिसाइड करा कि हम ऐसा करते हैं, अपनी इस कंपनी को लिक्विडेट कर लेते हैं। उन्होंने फॉरेंस लिमिटेड को लिक्विडेट कर दिया, खत्म कर दिया, और उसकी जगह पर एक नई कंपनी बना ली। उस नई कंपनी का उन्होंने नाम क्या रखा, उस नई कंपनी का नाम उन्होंने रखा बिनाका। आहा, बिनाका। बिनाका। अब पता नहीं डबल सी है या सिंगल सी है, मुझे भी याद नहीं रहता, शायद सिंगल सी है। चलो, सिंगल हो डबल हो उससे हमने क्या लेना, हमने तो केस की स्टडी कर ली है। बिनाका के नाम से ये प्रोडक्ट सामने आया। करीब ये बात चल रही है अब 1955, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1950 से 60 के दौरान की अब ये बातचीत चल रही है। फॉरेंस ने नया जन्म लिया, लेकिन बिनाका के रूप में, बिकॉज इस प्रोडक्ट में जान थी, इनके प्रोडक्ट में जान थी और बड़ा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट था। तो कंपनी को समय नहीं लगा दोबारा से मार्केट को क्लिंच करने में। कंपनी ने दोबारा से मार्केट पकड़ ली, प्रोडक्ट तूफानी रफ्तार से बढ़ने लग गया, राइवल्स फिर से परेशान हो गए। लेकिन उनके समझ में नहीं आया ये नई कंपनी ने ऐसा क्या तमाशा कर दिया, ये कौन सी नई कंपनी है, क्योंकि राइवल्स को तो पता नहीं कि ये वही फॉरेंस है, क्योंकि अब वो बिनाका के रूप में काम कर रही है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं तुम्हें बिनाका के बारे में 2-3
अगर तुम लोग मुझे इजाजत दो तो 2-3 बातें भी बता दूं। पता नहीं तुम लोगों ने कभी रेडियो प्रोग्राम ये कभी सुना है या नहीं सुना, बिनाका संगीत गीत माला। एक बड़ा फेमस प्रोग्राम हुआ करता था, रेडियो में आता था, बिनाका संगीत गीत माला। मैंने स्पेशली इस प्रोग्राम की क्यों चर्चा करी? मैंने चर्चा इसलिए करी क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि वर्ल्ड में वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग प्रोग्राम है। अब मेरे को पता नहीं कि मैं कहां तक सच हूं, लेकिन ये वाकई में वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग प्रोग्राम है। हमें याद है कि हम जब 4th, 5th, 6th, 7th में होते थे तो हम भी इस प्रोग्राम को बड़े चाव से सुना करते थे। करीब शाम 8:30 या 7:30 बजे के करीब ये प्रोग्राम आता था रेडियो में, और मैंने कहा वो जमाने रेडियो के हुआ करते थे। तो अब मैं आ गया हूं 70s में, यानी कि बिनाका ने बड़ी लंबी मार्केट तय करी 55, 60, 70s में भी। तो मुझे याद है 75, 76 में जब हो सकता है क्या बोलते फर्स्ट सेकंड में हो, और इवन इंक्लूडिंग 70s के आखिरी लम्हा तक बिनाका छाया रहा। और 2 कारणों से छाया रहा, एक तो अपने प्रोडक्ट की वजह से छाया रहा, और इसका ये जो प्रोग्राम आता था जो कि अमीन सयानी देते थे, अगर मैं अगेन उनका नाम ठीक तरीके से ले पा रहा हूं, अमीन सयानी, जो कि बड़े फेमस रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं एंड ही इज कंसिडर्ड एज द वॉइस ऑफ द रेडियो, और अभी भी अच्छी सेहत में हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते हैं। तो अमीन सयानी जी इस प्रोग्राम को देते थे और ये प्रोग्राम बहुत हिट होता था। उस समय अगर आप अपने मम्मी डैडी से पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि रात 8:30 से लेकर के 9:30 तक रेडियो सुनना बहुत निहायत जरूरी होता था। बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते थे। अब आप बोलोगे सर आप ये बीच में बाल कमीशन के साथ ये बातें कहां से ले आए? इसका कुछ ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन जस्ट नॉलेज में इजाफा करने के लिए कि जो ये रेडियो प्रोग्राम था ये कहां से ब्रॉडकास्ट होता था। ये इंडिया से नहीं होता था, ये रेडियो सिलोन से ब्रॉडकास्ट होता था। कहां से होता था? रेडियो सिलोन से। ओहो सर, ये इंडिया से क्यों नहीं ब्रॉडकास्ट होता था? ये इंडिया से इसलिए ब्रॉडकास्ट नहीं होता था क्योंकि उन दिनों जो आजकल आप एफएम सुनते हो, इतने सारे एफएम स्टेशन आजकल दोबारा से रेडियो लाइव हो गए, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उन दिनों एफएम स्टेशन जो थे वर्ल्ड में केवल 3 जगह पर थे। एफएम स्टेशन जो थे, एफएम स्टेशन, वो केवल 3 जगह पर थे। एक ऑस्ट्रेलिया में, एक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, एक ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, और एक जैसा कि मैंने कहा अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। तो 3 जगह थे। और सिलोन श्रीलंका का पुराना नाम है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है। जैसे इंडिया पहले ब्रिटिशर्स के अंडर में था, इसी तरह से श्रीलंका भी ब्रिटिश कॉलोनी थी। उस समय ये सिलोन के नाम से जानी जाती थी। तो यहां ब्रिटिशर्स ने एक एफएम स्टेशन फिट करा हुआ था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसकी वॉइस क्वालिटी अच्छी हो और लार्ज रीच हो, तो इसलिए ये प्रोग्राम इंडिया से नहीं, रेडियो सिलोन से ब्रॉडकास्ट होता था। खैर बात चली तो मैंने कहा मैं आपको ये बता दूं, तो इससे कम से कम आपको ये तो पता लगा कि श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था और शायद नियर अबाउट 71 में श्रीलंका आजाद हुआ था। तो पॉइंट ये चला कि ये कंपनी बिनाका के रूप में सामने आई और कंपनी ने जबरदस्त मार्केट हासिल करी और एक बड़े लंबे टाइम तक मार्केट हासिल करी। लेकिन अचानक क्या हुआ कि बिनाका के कुछ ओल्ड एम्प्लॉइज जो थे, उन्होंने बिनाका को शायद 75-76 में छोड़ा, कुछ ओल्ड एम्प्लॉइज ने। और अनफॉर्चुनेटली उसमें से एक एम्प्लॉय जो था, उसने अपने राइवल फर्म को यह इंफॉर्मेशन दे दी कि बिनाका तो फॉरेंसी है। और याद रखें कि 70s का जमाना भी कोई बहुत आजकल की तरह मॉडर्न और हाई प्रोफाइल अल्ट्रा मॉडर्न जमाना नहीं था। उस समय का जमाना भी परंपरावादी था। उस समय का जमाना भी कस्टम्स में बिलीव करने वाला जमाना था। और हमें कुछ कस्टम्स में बिलीव करना बुरी बात भी नहीं है, कस्टम्स में बिलीव करने वाला जमाना था। और सबसे लेकिन एक खराब बात जो थी वो ये थी कि हम अफवाहों पर, अफवाह को कई बार ग्रेप वाइन कहते हैं। बेटे एक तो होता है र्यूमर और एक होता है ग्रेप वाइन। र्यूमर बहुत कम लोगों को मालूम है कि सच भी हो सकता है, लेकिन ग्रेप वाइन का मतलब है मनगढ़ंत हवा में जो बातें फैलाई गई है। तो लोग ग्रेप वाइन्स पे मनगढ़ंत बातें को बोलने के आदी भी थे और उस पर बिलीव करने के भी आदी थे। बस लोगों ने बताना शुरू कर दिया, भाई ये बिनाका का प्रोडक्ट जो है ये तो वही है फॉरेंस का प्रोडक्ट,
ये तो वही आदमी है जो कल शर्ट में घूम रहा था, आज कोट पहन के घूम रहा है। ये वही भेड़िया है जो आज शेर के लिबास में घूम रहा है। इस कहने का मतलब है कि राइवल्स ने इस बात को जोर देना शुरू कर दिया। वही कहानी दोबारा से फिर एक बार मैंने कहा रिवॉल्व हो गई और अल्टीमेटली वही हश्र, वही अंजाम जो फॉरेंस के साथ हुआ था, वही बिनाका के साथ धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता होने लग गया। सेल्स डाउन होने लग गई, लॉसेस एक मरतबा फिर से एक्यूमुलेट होने लग गए और अल्टीमेटली थक के हार के फिर डायरेक्टर्स ने एक ही डिसीजन लिया कि हम ऐसा करते हैं, अब बिनाका को भी खत्म कर देते हैं। इन्होंने बिनाका को भी क्या करा, लिक्विडेट कर दिया और इसकी जगह पर इन्होंने एक नई कंपनी बनाई, सिबाका लिमिटेड। सिबाका लिमिटेड एक नई कंपनी के रूप में यह कंपनी सामने आई, पर मेरे ख्याल में यह इस कंपनी के मैनेजमेंट की सबसे बड़ी गलती थी। अरे नाम ही कोई रखना था तो अच्छा सा नाम रखते। अब बिनाका सिबाका, बी हटा के सी लगा दिया तो किसको पता नहीं लगना था। जितने जल्दी ये प्रोडक्ट आया, ये 4, 5, 9, 10 साल भी नहीं चल पाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। और तब तक लेकिन मार्केट की सिचुएशन थोड़ी चेंज हो चुकी थी और एफडीआई इंडिया में धीरे धीरे बढ़ने लग गई थी। बाहर की कंपनीज इंडिया में धीरे धीरे अपने पैर जमाने लग गई थी। कंपटीशन बढ़ना शुरू हो गया था, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट शुरू हो गया था। फिर 82 और 80s के आसपास इंडिया में टीवी आने लग गई, बल्कि इंडिया में क्या सब कॉन्टिनेंट में टीवी आने लग गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोगों ने भी टीवी का पहला सेट 1980 में लिया था। तो 80s में टीवी आने इंडिया में स्टार्ट हुए, यानी कि जब सिबाका आया तब कंपनीज को, और जो खास तौर से पावरफुल कंपनीज थी, उनको मौका था अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स को रन करने का। उस मौके का फायदा उठाते हुए कॉलगेट ने मार्केट में हमला बहुत तेज रफ्तार से करा और बहुत तेज रफ्तार से मार्केट पकड़ी। उसने अपने राइवल्स को वर्चुअली खत्म कर दिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर मैं ये कहूं कि 1980s की शुरुआत में कॉलगेट ने, हालांकि कॉलगेट पहले से भी था, लेकिन जैसे ही उसको ये मौका मिला अपनी एड कैंपेन्स को चलाने का बाय वे ऑफ मीडिया, तो जैसा कि मैंने कहा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट धीरे धीरे शुरू हो गई। तो उसकी वजह से क्या हुआ, फिर दूसरी कंपनीज को जिनके पास पैसे थे, जिनके पास एड कैंपेन के लिए बजट था, तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी वाइड बहुत जबरदस्त तरीके से करी, हैवी एडवर्टाइजिंग करी और लोगों के व्यू पॉइंट्स धीरे धीरे चेंज करने शुरू हो गए और कॉलगेट मार्केट में छाने लगा, सिबाका मार्केट की रेखाओं से दूर हो गया। करेक्ट, लॉस की रिकवरी का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट का डिसीजन इतना खराब था। सिबाका आया और कब गया पता ही नहीं लगा। फिर थक हार करके कंपनी ने डिसाइड करा सिबाका को भी क्लोज कर दिया जाए और फिर डायरेक्टर्स ने अल्टीमेटली डिसाइड करा ऐसा करते हैं, हम ओरिजिनल नाम के साथ सामने आते हैं। अगर तुम किसी मेडिकल स्टोर में कभी जाओगे और तुम पूछोगे कि फॉरेंस का टूथपेस्ट है, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें अब दे देगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि अब पहले की तरह समय नहीं है, क्योंकि अब लोग दूसरे प्रोडक्ट के दीवाने हो चुके हैं और फॉरेंस के लिए मार्केट में उसी तरीके का, मैंने कहा, वर्चस्व हासिल करना आसान नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको यह जरूर कहूंगा कि यह वाकई में बहुत काबिल गौर प्रोडक्ट है। और कहते हैं, अब कहते हैं क्योंकि मैंने कम यूज करा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, लेकिन कहा यह जाता है कि ये मसूड़ों के लिए और दांतों की अगर किसी को प्रॉब्लम्स वगैरह हैं तो उसके लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। और खास तौर से अगर आपके घर में कोई ओल्ड एज वगैरह के लोग हैं, दादा दादी वगैरह, तो उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। वाकई में इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, पॉइंट वही है, फॉरेंस मार्केट में है तो सही, लेकिन है या नहीं ये लोगों को पता नहीं है। पॉइंट अब ये है। तो अब ये लंबी केस स्टडी मैंने बताई तो सही। अब कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ाते समय चलो ठीक है, कुछ नॉलेज भी दे दी जाए, और एक प्रोफेशनल स्टूडेंट होने के नाते आपको ये सब मालूम भी होना चाहिए। एक केस तो ये है, और बिकॉज मैं अपनी अधिकतर क्लासेस में इस केस को कई बार बोल चुका हूं, तो अब इस केस को कई बार दूसरे लोग भी बोलने लग गए हैं। लेकिन दूसरे लोगों को क्योंकि दूसरा केस है उसके बारे में पता नहीं। इसके अलावा एक और केस है, वो केस है लाल इमली धारीवाल का, लेकिन मैं अब केस को बयान नहीं करूंगा क्योंकि बेकार में अब वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल कंपनी थी, तो इसके साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ। फिर अल्टीमेटली ये भी लिक्विडेट हो गई, नेशनल टेक्सटाइल के नाम से सामने आई। तो इस तरह
अब आपको एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया, जब एक कंपनी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे लॉसेस एक्यूमुलेट कर लेती है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, तो जब बहुत सारे लॉसेस को एक्यूमुलेट कर लेती है तो कंपनी फिर क्या डिसाइड करती है कि हम अपनी कंपनी को खुद ही पहले लिक्विडेट कर ले, खत्म कर ले और एक नई एंटिटी के रूप में सामने आ जाएं। ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है, यानी कि किसी कंपनी के द्वारा सेल्फ लिक्विडेट होकर के एक नई कंपनी के रूप में उभरना, इसी को हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कह सकते हैं। यानी कि आपने नोट करा, जब फॉरेंस नाम की कंपनी लिक्विडेट हुई और बिनाका लिमिटेड बनी, तो ये तो वेंडर कंपनी हो गई अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये परचेजिंग कंपनी हो गई, क्योंकि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाएगा बिनाका ने इसको टेक ओवर कर लिया। अब जब बिनाका लिक्विडेट हो गई तो बिनाका वेंडर कंपनी बन गई और ये परचेजिंग कंपनी बन गई, और जब ये लिक्विडेट हो गई तो ये वेंडर कंपनी बन गई, ये परचेजिंग कंपनी बन गई। यानी कि तुमने देखा, चाहे अमालगमेशन हो, चाहे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो, और आपने ये भी नोट करा चाहे क्या बोलते हैं एब्जॉर्प्शन हो, कोई भी केस हो, हर जगह कोई ना कोई वेंडर कंपनी है और कोई ना कोई परचेजिंग कंपनी है। तीनों ही कॉन्सेप्ट में कोई ना कोई वेंडर कंपनी है और कोई ना कोई परचेजिंग कंपनी है। इज इट क्लियर टू यू? तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन मैंने हल्का सा ये बताया। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन सिंपली मीन्स self liquidation by a company, self liquidation by a company and re-emergence as a new entity, किसी कंपनी के द्वारा अपने को सेल्फ लिक्विडेट करके एक नई कंपनी के रूप में उभरना, इसी को हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मैंने आपको केस भी समझाने की कोशिश करी। यानी कि हमने अभी तक जो डिस्कशन करा, इस डिस्कशन के आधार पर हम इस बात पर पहुंचे कि अमालगमेशन के तहत, वैसे तो ये पूरा चैप्टर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में आता है, उसमें भी हम पहले अमालगमेशन का पार्ट ले रहे हैं। अमालगमेशन के अंदर भी, अमालगमेशन मैंने कहा हम कहने के आदी हैं, इसके अंदर भी एक्चुअली 3 कॉन्सेप्ट हैं, अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो हमने तीनों के मतलब समझने की कोशिश करी और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि कोई भी कॉन्सेप्ट हो, उन कॉन्सेप्ट्स के अंतर्गत हमने ये देखा कि कोई ना कोई लिक्विडेटिंग कंपनी है और कोई ना कोई परचेसिंग कंपनी है। तो यही वजह है कि अब जब हम अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स पर आएंगे तो हम देखेंगे कि जो अकाउंटिंग होगी वो एक तो वेंडर कंपनी की बुक्स में होगी और एक परचेजिंग कंपनी की बुक्स में होगी। इन 2 सेट्स ऑफ बुक्स में ही अकाउंटिंग ओवरलैप कर सकती है, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट में एक वेंडर कंपनी है या एक से ज्यादा वेंडर कंपनी है और कोई ना कोई परचेजिंग कंपनी है। इज इट क्लियर? लेकिन अब जहां तक अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स का सवाल है, इस अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स की हम चर्चा तो करेंगे, लेकिन इस चर्चा को हम 5 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम जल्दी आपसे मिलते हैं विद इन 5 मिनट्स।